नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से किया संवाद। कहा, आप अपने यहां कोरोना को हरा देंगे तो देश जीत जाएगा। सुलह के बाद जयपुर आवास पर पहुंचे सचिन पायलट उत्साहित। समर्थकों ने की जबरदस्त नारेबाजी, टोंक में फूटे पटाखे। बिहार में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा। राज्य में तय समय पर होगा विधानसभा चुनाव। आयोग ने सभी आशंकाओं पर लगाया विराम। सुशांत सिंह मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। सभी पक्षों को अपनी दलीलों पर संक्षिप्त नोट जमा करवाने का निर्देश। और मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन। कोरोना का भी चल रहा था इलाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हुई। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में कोरोना वायरस के हालात की जानकारी पीएम को दी। इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। 10 राज्यों में कोरोना को हराने से देश जीत जाएगा। हर कोई अपने स्तर पर कोरोना से लड़ रहा है। लोग सहयोग कर रहे हैं, जनता बात समझ रही है। अगर 72 घंटे में केस पहचान लिए जाए तो कोरोना पर काबू पाना संभव है। हमारे यहाँ एवरेज फर्टिलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम था। संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रहा है। एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड़ेगा और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सबको टेस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ट्रेसिंग होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है वो व्यवस्था होनी चाहिए। नया मंत्र। उधर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी अपने एक बयान को लेकर विवादों में हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सार्वजनिक मंच पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ये कहा कि ये पूरे देश में है, मुझे मालूम है। उनका काम है नियम बनाना। किसी ने मास्क नहीं पहना तो वो मरे हमारी बला से। उनसे पैसों की वसूली ना हो। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जो रात के वक्त बाजारों में लोडिंग होती है, मीडिया वाले उसकी तस्वीरें खींचते हैं और प्रेस में डालते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये आप ही नहीं, पूरे देश में हो रहा है। मुझे मालूम है कि उनका काम है नियम रखना, लेकिन अगर मास्क नहीं है तो नहीं है, वो आदमी मरे हमारी बला है। लेकिन इनके ऊपर पैसों की वसूली ना हो। तीसरी चीज, जो रात के वक्त वेयर हाउसेज में लोडिंग होती है, ये रात के वक्त ही ट्रक आएंगे क्योंकि दिन के वक्त तो आ नहीं सकते। अब क्या होता है कि हमारे प्रेस वाले जो हैं उनकी तस्वीरें खींचते हैं, अखबारों में डालते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। उधर मथुरा के वृंदावन वाले इस्कॉन मंदिर में कोरोना विस्फोट हुआ है। वहां 22 ब्रह्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जन्माष्टमी त्योहार से ठीक एक दिन पहले वृंदावन इस्कॉन मंदिर में कुछ ब्रह्मचारियों को बुखार की शिकायत के बाद कोरोना की जांच की गई। प्राइवेट जांच में 22 ब्रह्मचारी संक्रमित मिले हैं। इन सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित मिलने से मंदिर सील कर दिया गया है। इस्कॉन मंदिर में हालांकि लॉकडाउन के बाद से श्रद्धालुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन मंदिर के अंदर ठाकुर जी की सेवा नियमित रूप से चल रही थी और दफ्तर का कार्य भी चल रहा था। 2 दिन पहले मंदिर में सेवा कर रहे कुछ ब्रह्मचारियों को बुखार की शिकायत होने के बाद उन्हें एक निजी हॉस्पिटल में उपचार के लिए मंदिर प्रबंधन ने भेजा, जिसके बाद जांच में उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल है। हमें शुरू में वहाँ पे केवल एक मरीज मिला था। उसके बाद हमारे द्वारा लगातार सैंपलिंग कराई गई। वहाँ पे कल भी कराई गई, परसों भी कराई गई। अब तक टोटल जो है 22 लोग वहाँ के
इस्कॉन टेम्पल से संबंधित है, 22 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। इसका जो प्रोटोकॉल है वहाँ हमने मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं लोगों के, और टेम्पल को जो है सील करा दिया गया है। वहाँ पे जो है मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं लोगों के। मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे, जिसके उपचार के लिए उन्हें मध्य प्रदेश के इंदौर में 10 अगस्त की देर रात औरबिंदो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। राहत इंदौरी के बेटे सतलज ने इस बात की जानकारी दी थी। राहत इंदौरी ने खुद भी ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था कि कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। औरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। एक और इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फोन ना करें। मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राहत इंदौरी के निधन पर दुख जताया है। राहुल गांधी ने इंदौरी साहब के शेर को ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अब ना मैं हूं ना बाकी है जमाने मेरे, फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे। अलविदा राहत इंदौरी साहब। उधर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ऐलान किया कि उनके देश ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि ये दुनिया की पहली सफल कोरोना वायरस वैक्सीन है, जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनकी बेटी ने भी इस वैक्सीन को लिया है। समाचार एजेंसी एएफपी की जानकारी के मुताबिक इस वैक्सीन को मॉस्को के गैमेलिया इंस्टीट्यूट में डेवलप किया गया है। मंगलवार को रशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन को सफल करार दिया। इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि रूस में जल्द ही इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा और बड़ी संख्या में वैक्सीन के डोज बनाए जाएंगे। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि उनकी बेटी को कोरोना वायरस हुआ था, जिसके बाद उसे ये नई वैक्सीन दी गई। कुछ देर के लिए उसका तापमान बढ़ा, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। उधर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जयपुर वापस लौट गए हैं। इसी के साथ गहलोत सरकार पर गहराया संकट भी टल गया है। सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने पहले दिन से कहा था कि वो पार्टी के साथ ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने स्टैंड पर कायम रहे। हालांकि उन्होंने नाराजगी भी जताई और कहा कि उनके बारे में जो बातें कही गई उनसे उन्हें दुख पहुंचा। खासकर निजी हमलों को लेकर सचिन पायलट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने आलाकमान के सामने अपनी बातें रखी हैं। आज से 30 दिन पहले जो स्टैंड हम लोगों ने लिया था, हम सभी विधायक साथियों ने एक भी शब्द, एक भी वाक्य, एक भी कदम या एक भी ऐसा एक्शन कभी ना पार्टी नेतृत्व के खिलाफ लिया, ना कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लिया। और इतिहास गवाह है, तमाम लोगों ने बहुत सी अटकलें लगाई, बहुत सी अफवाहें फैलाई, लेकिन हम सब ने पहले दिन से बात स्पष्ट कर दी थी। तो आज अपने स्टैंड पर जहां हम 30 दिन पहले थे, आज वहाँ खड़े हैं। इस दौरान बहुत सी बातें कही गई, कुछ ऐसी बातें बोली गई व्यक्तिगत रूप से मेरे बारे में, जिनको मैं उचित नहीं मानता था। जिन शब्दों का प्रयोग हुआ, जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, उसे सुनकर मुझे दुख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ और पीड़ा भी हुई। देशद्रोह का जो एक चार्ज लगा है, वो किसी भी हाल में न्यायोचित नहीं था। और उस आपत्ति को लेकर और जो घटनाक्रम पिछले साल सवा साल रहा, उसको लेकर हम दिल्ली में जाकर, तमाम साथी हम सब जाकर अपनी बात रखना चाह रहे थे। हम दिल्ली गए, उसके बाद लगातार जो बदलता हुआ घटनाक्रम हुआ, उसमें बर्खास्तगी है, निलंबन है, पुलिस के केस हैं, FIRs हैं, SOG है, ACP है, विधानसभा का नोटिस है, कोर्ट कचहरी है। लगातार बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे लगा सकारात्मक नहीं था। और हम लोगों ने पहले दिन दिल्ली में जाकर ये बोला था कि हम अपनी समस्याएं, अपने इश्यूज कांग्रेस पार्टी के अंदर रखना चाहते हैं। कांग्रेस आलाकमान की समझाइश के बाद आखिरकार सचिन पायलट थोड़ा माने हैं।
कांग्रेस में वापसी की खबर आने से उत्साहित उनके समर्थकों ने टोंक जिला मुख्यालय पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। टोंक में पायलट के समर्थन वाले पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने सचिन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुशी का इजहार किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से युवा चेहरों को आगे बढ़ाने के लिए उदारवादी होने की अपील की। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी में शांति, सद्भाव, भाईचारा सब रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरकार 5 साल चलेगी और अगला चुनाव भी जीतेगी। शांति, सद्भाव, शांति, भाईचारा सब रहेगा। पूरा जोर लगा लिया बीजेपी के नेताओं ने, पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना है। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलएज एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी, आप कल्पना कीजिए उसके बारे में हमारे दिल में क्या स्थिति होगी आप जान सकते हो। और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया और जब तक मैं रहूँगा जिंदा तब तक आपका अभिभावक के रूप में रहूँगा, ये मैंने उनको कहा है। और मेरा फर्ज बनता है कि एक आदमी, लोभ, लालच, हॉस्टेडिंग क्या नहीं हो रहा था, डराने के धमकाने के काम हो रहे थे, एक आदमी छोड़ के नहीं जाए। बीजेपी को जो मुंह की खानी पड़ी है, मेरे ख्याल से देश के अंदर राजस्थान की जनता ने एकजुटता दिखाई, प्रदेशवासियों ने, ये असली जीत प्रदेशवासियों की है। मैंने जो पत्र लिखा था, मीडिया ने उसको ढंग से जगह नहीं दी है। बातचीत होती रहती है राजनीति में, आप जानते हैं कि समय समय पर हम लोग बात करते हैं, आपस में मेल मिलाप होता है, उसकी चिंता नहीं करें। पार्टी एकजुट रहेगी, पार्टी 5 साल तक शासन करेगी, अगला चुनाव जीत के आएंगे हम लोग। पब्लिक ने तय कर लिया है। ये जो बीजेपी ने षड्यंत्र किया है, इसका सबक सिखाने का मौका अब आम जनता के सामने आएगा। अगला चुनाव 2023 का चुनाव आएगा। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सचिन पायलट की वापसी और राजस्थान में जारी सियासी उठापटक पर भी प्रतिक्रिया दी और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता का लालच है, इसी वजह से वो जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयास कर रही थी। अंत भला सो भला। हमारे अगर अंदर थोड़ी बहुत खटपट थी या आपस में कोई वैचारिक मतभेद था, तो श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनकी दूरदृष्टि के चलते, उनको सबको साथ लेकर चलने के स्वभाव के चलते हमने हमारा मतभेद और मनभेद दोनों खत्म कर लिए और हम एकजुट हैं। पर देखिए, सवाल एक बड़ा सीधा है। यहां जनमत की चोरी कौन करना चाहता था? प्रजातंत्र का हनन कर चीर हरण करने का षड्यंत्र कौन कर रहा था? जनमत की चोरी अगर कोई कर रहा था तो वो भारतीय जनता पार्टी की लार टपक रही थी। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। क्या खत्म हो जाएगी MSP? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर।
बिहार विधानसभा के चुनाव तय समय पर होंगे। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी की चुनाव टालने की मांग ठुकरा दी है। राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कोरोना की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव टालने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने बिहार चुनावों को टालने की मांग को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने हम सभी पार्टी के दलों से जो है राय मांगी थी, हम लोगों ने राय दे दी है। अब जो है चुनाव आयोग को तय करना है कि क्या वो करेंगे, और जो तय करेगा लोग वो मान्य होगा। उधर भीम आर्मी बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पटना में भीम आर्मी प्रमुख सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की मजबूत तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कोरोना, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था और महंगाई की मार जैसे मुद्दों के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव में आजाद पार्टी उतरेगी और आजाद समाज पार्टी का पूरा फोकस युवाओं पर होगा। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जौहर आजाद और प्रदेश प्रभारी के रूप में सैयद मसीहुद्दीन को निर्वाचित घोषित किया है। पूरे देश में अपनी यूनिट खड़ी कर रही है और बिहार के इलेक्शन में भी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। उम्मीद है कि आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार यहाँ बनेगी और ये जो समस्या है इनको जड़ से खत्म किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुशांत सिंह केस की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को अपनी दलीलों पर गुरुवार तक संक्षिप्त नोट जमा करवाने को कहा है। सुनवाई के अंत में रिया के वकील श्याम दीवान ने कहा कि हमारी मांग के मुताबिक केस मुंबई ट्रांसफर हो। इस मामले में जैसे दूसरे राज्य में एफआईआर दर्ज हुई और उसे सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, इसकी अनुमति ना दी जाए। बिहार सरकार के वकील ने मनिंदर सिंह ने बिहार के सीएम का नाम मामले में खींचे जाने का कड़ा विरोध किया। केंद्र की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी से जांच के लिए उपयुक्त ये मामला है। उधर बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सुशांत सिंह जांच केस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब ज्यादा टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, अब लोगों को न्याय का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीतिकरण से सभी को बचना चाहिए। अब कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, किस पे सवाल उठा रहा है, ये सब जुडियस मैटर है और सब जुडियस मैटर में बोलना जो है उचित नहीं होता है। जो भी बातें हैं अब कोर्ट में होंगी। हम लोगों का कर्तव्य था कि उसको लेकर के हम लोग आवाज़ उठाएं ताकि निष्पक्ष जांच हो सके, और अब जब सीबीआई जांच हो रही है तो मेरे ख्याल से इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी करना उचित नहीं है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और नवगठित यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता यशवंत सिन्हा ने बिहार में बाढ़ और राहत कार्य में नाकामी पर नीतीश सरकार को घेरा और राज्यपाल फागू चौहान को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बिहार में बाढ़ से बिगड़ते हालातों पर नाराजगी जाहिर की। यशवंत सिन्हा ने बाढ़ से निपटने के लिए बिहार सरकार की तैयारियों पर भी सवाल उठाए और नीतीश सरकार की सारी व्यवस्थाओं को नाकाफी बताया। यशवंत सिन्हा ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के मंडल के साथ राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में 4G इंटरनेट शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि 4G इंटरनेट सेवा का ट्रायल 15 अगस्त के बाद जम्मू और कश्मीर डिवीजन के एक जिले में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समिति ने फैसला लिया है कि राज्य में 4G इंटरनेट का लोगों को धीरे धीरे एक्सेस दिया जाए और 2 महीने के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। जहां ट्रायल होगा वे क्षेत्र कम संवेदनशील हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस बैन के खिलाफ फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने जून में याचिका डाली थी। 5 अगस्त 2019 के बाद से ही जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल रही है। अगर उन्होंने ये ट्रायल बेसिस पे कहा है
तो ये वेलकम स्टेप है, शुरुआत करनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन जो लोग सफ़र कर रहे हैं, ऐसे लोगों के दिल में गवर्नमेंट के प्रति वो भरोसा नहीं रहता। अगर गवर्नमेंट को एक दिन एक बयान आता है, दूसरे दिन फिर वो बयान चेंज करके दूसरा स्टेटमेंट आ जाता है। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको दूर करना और उस पर एक भरोसा कायम करना। ठीक है, वेलकम स्टेप है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि रिज्यूम करेंगे, बट ये करना कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए मुझे नहीं लगता ये इंसाफ नहीं है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इंसाफ नहीं है। यहाँ तो वैसे भी हमारा इशू रहता है, मामूली सा कुछ भी कहीं भी डिस्टर्बेंस हो जाए एकदम से मोबाइल नेट ऑफ हो जाता है। तो ओवरऑल देखें तो सिनेरियो हमारा बहुत ही ख़राब है इस टाइम डिजिटल इंडिया के, अगर हम कंपेयर करें डिजिटल इंडिया तो हम बहुत पीछे रह गए हैं। उधर गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से 15 दिन में फैसला लेने को कहा है। डॉक्टर कफील खान की मां की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अदालतों ने हमेशा प्राथमिकता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शारीरिक पेशी की वजह से कफील खान के मामले में ढिलाई ना बरती जाए, क्योंकि वर्चुअल हियरिंग का चलन तो देश में महाभारत काल से ही है। दरअसल डॉक्टर कफील खान हेट स्पीच के मामले में एनएसए के तहत जेल में बंद है और उनकी रिहाई के लिए उनकी मां ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उधर दिल्ली में एमसीडी स्कूलों पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एमसीडी स्कूल के मुद्दे पर बीजेपी को खुली चुनौती दी है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर बीजेपी से स्कूल नहीं चल रहे तो वो केजरीवाल सरकार के हवाले कर दें, दिल्ली सरकार बेहतर ढंग से चला लेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के स्कूल्स को चलाना नहीं चाहती या उसको चलाना नहीं आता। चलाना नहीं आता हो तब भी और चलाना नहीं चाहती हो तब भी। दोनों स्थिति में मैं कहूँगा कि बीजेपी से अगर स्कूल नहीं चल रहे तो दिल्ली सरकार को दे दे, दिल्ली सरकार उनको चला लेगी, टीचर्स को तनख्वाह भी दे देगी और बच्चों को भी अच्छा पढ़ा देगी। लेकिन बीजेपी फिर माने कि हमसे नहीं चल रहे और हमें दे दे वो स्कूल्स, हम चला लेंगे। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मनचलों की छेड़खानी के चलते एक छात्रा की जान चली गई है। बुलंदशहर से अमेरिका से स्वदेश लौटी होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की मनचलों की छेड़खानी से बचने के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। सुदीक्षा भाटी अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में भारत सरकार के खर्च पर पढ़ रही थी। HCL की तरफ से पिछले साल छात्रा सुदीक्षा भाटी को 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात बाइकर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सुदीक्षा भाटी की सड़क हादसे में उस वक्त मौत हो गई जब बुलेट सवार कुछ युवक बाइक पर बैठी छात्रा से छेड़छाड़ कर रहे थे। आरोप है कि छेड़छाड़ के दौरान बुलेट सवार युवक बार बार बाइक को ओवरटेक कर रहे थे और कमेंट्स पास कर रहे थे। उसी दौरान मनचलों से बचने के चक्कर में सड़क हादसे में सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में रहने वाली सुदीक्षा भाटी ने पिछले साल इंटरमीडिएट में बुलंदशहर जनपद को टॉप किया था। सुदीक्षा के परिजनों के मुताबिक कोरोना के चलते सुदीक्षा अमेरिका से स्वदेश लौटी थी और अपने चाचा के साथ बाइक से अपने मामा से मिलने जा रही थी। उसे 20 अगस्त को वापस अमेरिका पढ़ाई के लिए लौटना था। उधर सुदीक्षा की मौत पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि बुलंदशहर की घटना यूपी में कानून के डर के खात्मे और महिलाओं के लिए फैले असुरक्षा के माहौल को दिखाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन छेड़खानी की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यापक फेरबदल की जरूरत है। महिलाओं पर होने वाले हर तरह के अपराध पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोकर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि इस वारदात को 3 अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया है। संजय खोकर मॉर्निंग वॉक पर अपने खेत के लिए निकले थे। उसी दौरान बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत के पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय खोकर की मृत्यु पर गहरा शोक जाहिर किया है। सीएम ने संजय खोकर के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ 24 घंटे में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।